हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का एसएससी लॉयल क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस क्लास में हम सब जो हैं हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं और क्लास की शुरुआत कर रहे हैं 2023 में पूछे गए क्वेश्चनों के साथ। आप सबको ये पीडीएफ जो है एसएससी लॉयल क्लासेज टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है विद डिटेल सॉल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? पहला ऑप्शन है दशरथ, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। लास्ट वाले तीन ऑप्शन जो है वो आप सबको पता है कि ये मौर्य वंश से शासक हुए थे, दशरथ नहीं थे। ये तीन मौर्य वंश के शासक थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो है इस वंश का संस्थापक हुआ था, जिसको आप फाउंडर कह सकते हैं। ये इस वंश का संस्थापक हुआ था और किसकी सहायता से? तो चाणक्य की सहायता से 322 ईसा पूर्व जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी। और नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हरा के मगध पर एक नए राजवंश का उदय होता है, चंद्रगुप्त मौर्य जिसका संस्थापक हुआ था। उसके बाद बिंदुसार राजा बनता है और उसके बाद अशोक राजा बनता है। अशोक कब सिंहासन पर बैठता है? तो 269 बीसी में अशोक राजा बनता है और अपने राज्याभिषेक के 8 साल बाद 261 बीसी यानी 261 ईसा पूर्व जो है कलिंग पर हमला करता है। कलिंग वर्तमान में भारत के किस राज्य में है? तो ये भी ध्यान रख सकते हो, ये उड़ीसा में है, वर्तमान में उड़ीसा में है। और कलिंग पर हमला करके कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली, इस पर अधिकार कर लेता है। मौर्य साम्राज्य में प्रांतों में जब 4 प्रांत आएंगे तो उनमें से एक हम लोग पढ़ के आए कि कलिंग, ध्यान रखोगे, तोसली पर अधिकार कर लिया था। तो किसके शासनकाल में जो है कलिंग पर हमला हुआ? तो आप सबका आंसर होगा अशोक के शासनकाल में, तो ऑप्शन डी। 3 बातें यहाँ से ध्यान रखनी है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में स्थापना करता है नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हरा के। उसके बाद बिंदुसार राजा बनता है 298 बीसी से लेके जो है 298 बीसी से 269 बीसी तक जो है ये राजा रहता है। 269 बीसी यानी ईसा पूर्व हो गया है। अशोक राजा बनता है और 261 ईसा पूर्व जो है कलिंग पर हमला करके तोशली पे अधिकार करता है। कलिंग वर्तमान में भारत के किस राज्य में है? तो उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? ब्रिटिश भारतीय सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय सुरेंद्रनाथ बन्नर, रविंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर और रहीमतुल्लाह एम सयानी। सही आंसर हो जाएगा सत्येंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन जो होगा हमारा सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 1863 में जो है 1863 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा पास करी थी उन्होंने। और रविंद्रनाथ टैगोर को आप जानते हैं ये साहित्यकार हुए थे। गीतांजलि के लिए सबसे पहले भारतीय हुए थे जिनको गीतांजलि के लिए लिटरेचर यानी साहित्य का जो है नोबेल प्राइज दिया गया था 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं इसके बाद। तो सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर। स्वेन तसांग या ज्वान झांग करके लिखा हुआ है, इसका कई बार हवेन शांग या हवेन तशांग करके भी लिख देते हैं। इंग्लिश में लिखेंगे तो टी आता है, हवेन शांग, इस तरीके से भी। के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के डैश नए पर्यवेक्षकों से कठिन प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर देना बहुत कठिन होता है। इसलिए प्रश्न पूछते हैं कि उनके कौशल को जाना जा सके कि वो नालंदा बौद्ध मठ में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो किसके क्या आंसर करेंगे? द्वारपाल, सबसे पुराने भिक्षुक, मठ के प्रमुख या सबसे छोटे भिक्षुक। तो ऑप्शन जो आंसर होगा वो बिल्कुल एसएससी का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है CHSL टायर 1 में 2023 में। सही आंसर हो जाएगा द्वारपाल। हवेन शांग अगर आप सबसे पूछे कि किसके समय में भारत आता है तो हवेन शांग जो है वो हर्षवर्धन, हर्षा के समय में आता है, यानी हर्षवर्धन के समय में भारत आता है। हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो आप सबका आंसर होगा हर्षवर्धन जो है वो थानेसर का शासक था, थानेसर का शासक था। ये कब जन्म होता है इसका? तो इसका जन्म 590 ईस्वी में जन्म होता है। ये थानेसर की गद्दी पर कब बैठता है? तो 606 में थानेसर की गद्दी पर बैठता है। और अगर पूछा जाए इसकी मृत्यु कब होती है तो 647 में, 647 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, द्वारपाल जो है वो कठिन प्रश्न पूछता था, इसको ध्यान रखना है। इसकी पुस्तक का नाम पूछेगा आप सबसे तो CU की पुस्तक में जो है इसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं इसके बाद। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन डैश जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया की स्थापना की है? आदि हिंदू समाज, वेदांत समाज, आदि धर्म समाज,
और आर्य समाज। तो सही आंसर आप सबको मिला, बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया है। आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी थी आर्य समाज की स्थापना। और कब करी थी ये ध्यान रख सकते हो, 10 अप्रैल 1875 को जो है आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती की एक पुस्तक है रचना सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश पेपर में पूछा स्टेट एग्जाम राजस्थान में कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखन का कार्य कहाँ पे हुआ, क्योंकि इसका प्रकाशन और लेखन जो है वो अलग अलग जगह हुआ था, लेखन और प्रकाशन। और सत्यार्थ प्रकाश को जो है किस भाषा में लिखा गया है, हालांकि संस्कृत के भी अच्छे ज्ञाता थे लेकिन इन्होंने जो है इसको हिंदी भाषा में लिखा है। लेखन का कार्य कहाँ पे हुआ था और प्रकाशन का कार्य कहाँ पे हुआ था, ये आप सबको बताना है। तो लेखन इसका उदयपुर में हुआ था और प्रकाशन जो है वो अजमेर में हुआ था। ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी। ऑप्शन जो होगा हमारा डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? गुप्त शासक, देखो लिखा भी है गुप्त शासक। यहाँ से पेपर में दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो अगर आप सबसे पूछा जाएगा कि गुप्त वंश का जो है फाउंडर कौन हुआ था, फाउंडर, और एक कई बार आता है कि रियल फाउंडर कौन हुआ था, वास्तविक संस्थापक कौन हुआ था। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। एक ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, जब विजयनगर को पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पेपर में कि तुलु वंश की स्थापना किसने करी या तुलु वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे। तो फाउंडर जो हुआ था इसका श्रीगुप्त नाम आता है, लेकिन जब वास्तविक संस्थापक के रूप में पढ़ के आते हैं तो चंद्रगुप्त प्रथम का नाम आता है। चंद्रगुप्त प्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण करता है चंद्रगुप्त प्रथम, इसका रियल फाउंडर। तो इसी में ही आता है जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। पहला ऑप्शन है श्रीगुप्त जो इसका संस्थापक हुआ था। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच राजा बनता है, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम राजा बनता है, उसके बाद समुद्रगुप्त राजा बनता है जिसने कई राजाओं को पराजित करा और अपने सैन्य उपलब्धियों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा गया। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बनता है और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना गया। विक्रमादित्य इतिहास में एक उपाधि होती है विक्रमादित्य, जिसे सबसे पहले उज्जैन के स्थानीय शासक जिसका नाम ही विक्रमादित्य था उसने धारण करी थी। इतिहास में ऐसे विक्रमादित्य अगर टोटल आप सबसे कभी पूछे जाएं तो 14 हुए थे, जिनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्धि हासिल करी थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो गुप्त वंश का शासक हुआ था। और अगर आप सबसे पूछे लास्ट विक्रमादित्य कौन था तो रेवाड़ी का शासक हेमू विक्रमादित्य, ये अंतिम विक्रमादित्य हुआ था और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक भी इसे कहा गया है, जो कि अक्टूबर 1556 में समय रहा, अक्टूबर 1556 में मुगल आर्मी को पराजित करके, मुगल सेना को पराजित करके दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। और फलस्वरूप फिर लास्ट में क्या होता है भाई, 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध होता है और इस युद्ध में हेमू की हार होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। फिर इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से खेड़ा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी? खेड़ा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग, निःशुल्क सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाए, राजस्व संग्रह में ढील दी जाए, बागान प्रणाली को समाप्त किया जाए या संकर बीज उपलब्ध करवाए जाए। तो मुख्य उपलब्धि जो थी वो थी राजस्व संग्रह में ढील दी जाए। महात्मा गांधी को जब आप लोग पढ़ के आते हैं तो हम लोग समय स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे तो 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म होता है। पहली बार कांग्रेस में भाग लेते हैं 1911 के सेशन में, कांग्रेस में पार्टिसिपेट करते हैं। अधिवेशन कांग्रेस का कलकत्ता में हुआ था। उसके बाद जो है साउथ अफ्रीका जाते हैं। 9 जनवरी 1915 को वापस आते हैं। 9 जनवरी का दिन जो है वो एनआरआई डे के रूप में मनाया जाता है, एनआरआई डे। 1915 में केसरे हिंद की उपाधि भी दी गई थी महात्मा गांधी को, केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। 1916 में जो है साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं, साबरमती आश्रम। 1917 में चंपारण सत्याग्रह है। भारत में दक्षिण अफ्रीका के बाद महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण में आयोजित किया जाता है और गुजरात के खेड़ा में जो है किसान आंदोलन, कर नहीं आंदोलन 1918 का है। समय ध्यान रख सकते हो 1918। और अगर आप सबसे कभी पूछा जाए कि महात्मा गांधी का पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन कौन सा था, महात्मा गांधी का पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन अगर आप सबसे पूछा जाए तो यह रॉलेट एक्ट के खिलाफ था। रॉलेट एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय व्यापी जिसको लिखा गया ना, तो पहला आंदोलन महात्मा गांधी ने करा था 1919 में। तो कर नहीं आंदोलन से आप इसे याद रख सकते हैं, राजस्व संग्रह में ढील दी जाए, ये किसानों की मुख्य मांग थी। ऑप्शन जो होगा बी सही आंसर हो जाएगा हमारा।
नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद फिर हम लोग गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? गांधी इरविन समझौते, तो कई तरह के समझौते हैं, वो आप सब यहां से ध्यान रख सकते हो। एक लखनऊ पैक्ट भी पढ़ के आते हैं, एक लखनऊ पैक्ट भी पढ़ के आते हैं। एक गांधी इरविन समझौता, जिसे दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। इसका क्या असर हुआ था? उस समय जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंट, या हिंदी में कह सकते हैं आप सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। तो महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दिया था, और जो लंदन में इसी समय सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी, दूसरी गोलमेज सम्मेलन, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो इसमें महात्मा गांधी जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ पे चले जाते हैं? लंदन जाते हैं। ये फेल हो जाती है, फिर से वापस आते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से स्टार्ट करते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा, 1931 में। तो 1931 में जो है 5 मार्च यहाँ पे ध्यान रख सकते हो, गांधी इरविन समझौता होता है, जिसे दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। लखनऊ पैक्ट जो है 1916 में होता है, 1916 में होता है लखनऊ पैक्ट। इसमें मुस्लिम लीग भी जो है वो कांग्रेस के साथ आती है, मुस्लिम लीग। लखनऊ पैक्ट ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, फिर इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। निम्नलिखित यूनानी शासकों में किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? मेगास्थनीज को, पहली बात, मेगास्थनीज जो है वो किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर के बीच जो है युद्ध होता है, और ये युद्ध कब हुआ था? तो 305 बीसी में ये युद्ध होता है सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच। इस युद्ध के बाद कुछ संधि स्थानों में क्या होता है? सेल्यूकस निकेटर की बेटी कार्नेलिया की शादी जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य से होती है। काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, ये 4 प्रांत भी चंद्रगुप्त मौर्य को मिल जाते हैं। और निकेटर जो है अपने एक राजदूत नाम मेगास्थनीज को जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। इसी पुस्तक में भारतीय समाज को भी विभाजित किया गया है। ये भी टीसीएस आप सबसे पेपर में पूछ चुका है। और भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय समाज को 7 अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है। इंडिका पुस्तक का नाम ध्यान रखना है। 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर के साथ ये युद्ध होता है, इसके बारे में ध्यान रखना है। किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो ये तो बात हो गई है किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। उसके बाद भी अगर आप सबसे पूछा जाएगा पेपर में, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद राजा कौन बनता है? बिंदुसार राजा बनता है। बिंदुसार के बाद राजा कौन बनता है? अशोक राजा बनता है। कि इनके दरबार में भी कोई आया था, तब आप सब क्या आंसर करने वाले हैं? बिंदुसार के दरबार में जो आया था उसका नाम था डाइमेकस। क्या नाम ध्यान रखना है आपको? मेक, इसमें मेक आ रहा है, डाइमेकस। मेक का मतलब होता है बनाना। क्या बनाना? बिंदु बनाना। और अशोक के दरबार में जो है वो डायोनीसियस आया था, डायोनीसियस। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आप सब यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, वो क्या कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म को मानता था। कौन से धर्म को? जैन धर्म को मानता था। और जैन धर्म से शिक्षा जो है वो किससे ली थी? तो भद्रबाहु से ली थी। भद्रबाहु से जो है जैन धर्म की दीक्षा ली थी। अशोक जो है वो किसको मानता था? तो अशोक गुप्त आपका बौद्ध धर्म को मानता था। कौन से धर्म को? बौद्ध धर्म को अशोक मानता था। ठीक है। और बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था बिंदुसार। और इसकी दीक्षा आजीवक संप्रदाय का जनक किसे माना जाता है? तो मोखाली पुत्र गोशाल जो है इसे आजीवक संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। गोशाल लिख दिया है, ध्यान रखेंगे। तीनों अलग अलग थे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म, उसके बाद राजा बना बिंदुसार आजीवक संप्रदाय, उसके बाद अशोक कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लेता है और उपगुप्त नामक भिक्षु से जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता है। पहले फिर क्या मानता था? क्योंकि कलिंग का युद्ध 261 में हुआ था, इससे पहले अशोक शैव धर्म का अनुयायी था। शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इससे आपने मेगास्थनीज के बारे में जाना। तीनों जो मौर्य वंश के शासक थे उनके दरबार में कौन आया, इनके धर्म कौन से थे, जहां से टीसीएस आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट देखो, लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था? पहला तो जो विलय की नीति हो गई है ये कब आई थी, कौन लेके आया था, और इसके तहत सबसे पहले किसे शामिल किया गया था? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का नाम आप सबने सुना होगा। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स,
या व्यपगत का सिद्धांत भी कह देते हैं। इसके तहत सबसे पहली रियासत जो थी वो 1848 में सतारा रियासत थी। 1848 में किस रियासत को दोस्तों? तो सतारा रियासत को जो 1848 में इसके तहत सबसे पहले शामिल किया गया था। उसके बाद 1849 का ध्यान रख सकते हैं। 1849 में संभलपुर कहाँ है? तो ये वर्तमान में उड़ीसा में है। संभलपुर को इसमें शामिल किया गया था अंग्रेजी सल्तनत में 1849 में। 1850 में उदयपुर का आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि झांसी का आप सबसे पूछा हुआ है, तो 1854 में जो है झांसी को शामिल किया गया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत। 48 में पहली रियासत जो थी वो सतारा थी, 49 में संभलपुर, 50 में उदयपुर ध्यान रख सकते हो। 50 में उदयपुर का आप ध्यान रखेंगे यहाँ से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। डैश ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया। हर्षवर्धन के दरबार में कौन आया था? पहला ऑप्शन है फाहियान। फाहियान को हम लोग पढ़ के आते हैं। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। स्वेन तशांग या हवेन तशांग ये जो है हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और इसकी पुस्तक का नाम मैंने पहले आप सबसे कहा CU में इसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा। हर्षवर्धन के बारे में बताया जा चुका। हर्षवर्धन जो है वो कहाँ का शासक था? थानेसर का शासक था। हर्षवर्धन ने 3 नाटक भी लिखे थे जिनका नाम था प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नामक 3 नाटक भी जो हैं हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए थे। हर्षवर्धन का दरबारी कवि जो था इसका नाम क्या था? बाण भट्ट। तो बाण भट्ट की रचना भी हम सबसे पेपर में पूछता है, कौन सी है? एक तो इसने हर्ष का जीवन चरित लिखा था जिसको बोलते हैं हर्ष चरित, और एक इसने कादम्बरी की रचना करी थी। कादम्बरी की रचना किसने करी थी? तो बाण भट्ट ने इसकी रचना करी थी। तो ऑप्शन आपका बी सही आंसर यहाँ से होगा। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। और मेगास्थनीज किसके दरबार में था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था मेगास्थनीज। इब्न बतूता अगर आप सबसे पूछे तो वो ध्यान रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना होती है? 1857 में वुड डिस्पैच आता है दोस्तों। 1854 में वुड डिस्पैच, इसका भी आपको ध्यान रखना है वुड डिस्पैच के बारे में। और वुड डिस्पैच आता किसके समय में है? तो जब डलहौजी के समय की बात है। ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं, क्योंकि जब हम लोग वायसराय और गवर्नर जनरल पढ़ेंगे ना तो इनको क्रम से याद करना या मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इनके समय की महत्वपूर्ण घटना के साथ आप इनको याद कर सकते हो। डलहौजी के समय में भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी भी चलती है और इसके तहत 3 विश्वविद्यालय तीनों प्रेसिडेंसियों में स्थापित किए गए थे 1857 में ही। ये एक आपको ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है बंबई विश्वविद्यालय, तो सही आंसर ये हो गया। इसके साथ साथ जो है बंबई के साथ साथ कलकत्ता विश्वविद्यालय भी 1857 में स्थापित किया गया था। कलकत्ता पहला विश्वविद्यालय था। इसके बाद जो है मद्रास में, तीनों प्रेसिडेंसी में 1857 में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना जो है की गई थी। और ये किसके समय की बात है जब ये स्थापना की गई थी? 1857 में। देखो 57 में क्रांति होती है और क्रांति के समय आप यूं कह सकते हैं कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल या पहला वायसराय, फर्स्ट वायसराय, ये 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत बना था। और अंतिम लास्ट गवर्नर जनरल, क्योंकि क्रांति में क्या चला था? गोलेबार चले थे ना, तो कैनन चली थी, तो आप ऐसे कैनिंग का नाम याद रख सकते हैं, लास्ट गवर्नर जनरल। तो ये कौन था? कैनिंग। तो कैनिंग के समय में इनकी स्थापना होती है। तो समय की घटना के साथ आप इनको याद रख सकते हैं कि कब किस विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, ठीक है। और सबसे पहले जैसे मैंने आप सबसे कहा तो ये कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो सबसे पहले होती है, कलकत्ता विश्वविद्यालय की। चलिए आगे बढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित में से सुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र ने, अग्निमित्रा, वसुमित्र और देवभूति ने। सुंग वंश की स्थापना किसने करी थी? देखो जब आप लोग मगध पढ़ के आते हो तो मगध पे सबसे पहले हम लोग पढ़ के आते हैं हर्यक वंश को। हर्यक वंश के संस्थापक को पढ़ के आएंगे बिंबिसार। हर्यक वंश के बाद जो है हम लोग शिशुनाग पढ़ के आएंगे। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग पढ़ा। उसके बाद हम लोग नंद वंश को पढ़ के आएंगे, घनानंद अंतिम शासक हुआ। उसके बाद जो है सुंग वंश पढ़ लेंगे, सुंग वंश। पुष्यमित्र सुंग ने जो है, सॉरी उसके बीच में ना मौर्य वंश भी आएगा यहाँ पे, क्योंकि नंद वंश के अंतिम शासक को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने।
तो मौर्य वंश, और फिर आप पढ़ेंगे यहाँ से शुंग वंश पढ़िए। मौर्य वंश का शासन जो है वो 137 वर्षों तक रहता है, 137 वर्षों तक जो है मौर्य वंश का शासन रहा था। और इसके बाद शुंग वंश की स्थापना किसने करी थी? पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की स्थापना करी थी। मौर्य वंश का जो लास्ट शासक हुआ था, जो अंतिम शासक हुआ था, उसका नाम क्या था? बृहदर्थ। बृहदर्थ जो है अंतिम शासक होता है मौर्य वंश का, ये भी आप ध्यान रखिएगा। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना करी थी। नेक्स्ट पे आते हैं, समय भी ध्यान रख सकते हो, 185 ईसा पूर्व BC। नेक्स्ट है, चूंकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था। डैश के आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था, क्योंकि मौर्य साम्राज्य सबसे विस्तृत साम्राज्य था। अखंड भारत की शुरुआत यहाँ से हुई थी। तो मगध इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो है हम लोग पढ़ के आते हैं जनपद के रूप में, और इसकी राजधानी जो थी वो क्या थी? तो पाटलिपुत्र जो है इसकी राजधानी थी, जिसके आसपास के हिस्सों पर सीधा सम्राट का नियंत्रण होता था। पाटलिपुत्र, इसे आज आधुनिक पटना के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पे है? बिहार में। आधुनिक पटना जो है इसे कहा जाता है, तो ये भी आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं फिर। स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? देखिएगा, स्वदेशी आंदोलन असल में होता क्यों है? जब बंगाल का विभाजन होता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल। कौन करता है? कर्जन करता है, बंगाल का विभाजन। इसको लेके भी हम लोग जो है 3 डेट पढ़ के आते हैं। बंगाल का विभाजन, सबसे पहले बंगाल विभाजन की घोषणा होती है, घोषणा। इसी घोषणा को लेके जो है कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक होती है और स्वदेशी आंदोलन की भी घोषणा हो जाती है। और फिर बंगाल का विभाजन जो है वो प्रभावी होता है, बंगाल का विभाजन। और लास्ट वन क्या होता है? फिर बंगाल का विभाजन जो है ये रद्द भी होता है। तो ये सब पॉइंट आपको यहाँ से पढ़ने हैं। अब यहाँ से क्या डेट आप सबको ध्यान रखनी है? घोषणा कब होती है? तो इसकी घोषणा जो है 20 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा होती है। उसके बाद फिर कलकत्ता के टाउन हॉल में, ये ध्यान रखिएगा, टाउन हॉल ये पेपर में पूछा है, 7 अगस्त 1905 को जो है कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक होती है और इसी में जो है स्वदेशी आंदोलन को चलाने की घोषणा हो जाती है। स्वदेशी आंदोलन को चलाने की घोषणा होती है 7 अगस्त 1905 को। यानी ये जो आंदोलन था ये बंगाल विभाजन के विरोध में ही था और इसी आंदोलन को चलाने के तरीके को लेकर जो है वो कांग्रेस का विभाजन होता है, कांग्रेस का भी पार्टीशन हो जाता है। ये कब होता है? 1907 के सूरत अधिवेशन में। अब ये बंगाल का विभाजन प्रभावी कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन प्रभावी होता है, 16 अक्टूबर 1905 को। और फिर कलकत्ता दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया जाता है 1911 में, जब बंगाल का विभाजन रद्द होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है। इसके साथ साथ बंगाल का विभाजन तो कैंसिल होता ही है। एक तो भारत की जो राजधानी है वो कलकत्ता से कहाँ पे स्थानांतरित होगी? तो भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित होगी, ये पहला पॉइंट था। और इसी के साथ बंगाल से ही उड़ीसा और बिहार को अलग प्रांत भी बनाए जाएंगे। लेकिन ये जो दिल्ली कैपिटल है ना, ये पेपर में पूछा एक बार क्वेश्चन, तो हम लोग कह देते हैं कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1911 या 1912 में। लेकिन सही आंसर ध्यान रखना है आपको, 1931 में जो है कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी स्थानांतरित होती है और इसका ऑफिशियल इनॉग्रेशन जो है वो इरविन करता है। तो इरविन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना के रूप में आप इसे याद रखोगे 1931 में। हालांकि 1911 वाला पॉइंट गलत नहीं है, लेकिन वो अनाउंसमेंट थी, घोषणा हो जाती है कि दिल्ली भारत की राजधानी होगी, लेकिन सारे के सारे काम कलकत्ता से ही जारी रहते हैं। ऑफिशियली इनॉग्रेशन 1931 में होता है, 1931 में, और इरविन इसका उद्घाटन करता है। तो ये स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था ये कब हुआ, क्यों हुआ था? तो ये बंगाल विभाजन के लिए हुआ था, यानी बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा होती है। तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? इन्हें सबसे अधिक प्रभाव जो इसका किस क्षेत्र में पड़ा था? बंगाल में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना करी थी? पहला ऑप्शन है पुलकेशिन, मंगलेश, विक्रमादित्य और कीर्तिवर्मन। यहाँ पे एक चीज आप सबने देखा कि पुलकेशिन के आगे ना फर्स्ट है ना सेकंड है, तो आंसर तो पुलकेशिन ही है। असल में बात की जाएगी तो पुलकेशिन सेकंड था, पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन फर्स्ट जो है वो चालुक्य वंश का फाउंडर हुआ था। अगर पुलकेशिन फर्स्ट के नाम से अगर पूछे आप सबसे तो ये इस वंश का संस्थापक कहिएगा या फाउंडर आप लोग इसे कह सकते हैं चालुक्य का। और रवि कीर्ति ने जो है या पुलकेशिन द्वितीय ने एक अभिलेख लिखा था, उस प्रशस्ति का नाम अगर आप सबसे पूछेगा तो नाम था एहोल।
एहोल अभिलेख की रचना किसने करी थी? तो रवि कीर्ति ने इसकी रचना करी थी, और इसका प्रकाशन या यूं कह लीजिएगा इसको जारी किसने करा था? तो पुलकेशिन सेकंड ने इसे जारी करा था। इसी में जो है हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध का वर्णन मिलता है। हर्षवर्धन और पुलकेशिन सेकंड के बीच में जो है युद्ध हुआ था, इस युद्ध का वर्णन मिलता है इसके अंदर, एहोल अभिलेख, ये ध्यान रख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, ठीक है। और संस्थापक इसका पुलकेशिन हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कब कर लिया था? अवध पर कब्जा कब कर लिया था? सबसे पहले हम लोग पढ़ के आए थे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत 1848 का समय था, जब 17 रियासत को जो है ब्रिटिश सल्तनत में शामिल किया गया था। उसके बाद हम लोग पढ़ के आए थे 1849 में। 1849 में जो है संभलपुर, ध्यान रखना है, पेपर वाला क्वेश्चन है, संभलपुर वर्तमान में उड़ीसा में, संभलपुर को शामिल किया गया था। तीसरा हम लोग क्वेश्चन पढ़ के आए थे 1854 में, जब झांसी को शामिल कर लिया गया था, झांसी को शामिल कर लिया गया था, समय 1854 का। अब हम सबसे पूछा है अवध का, तो आप सब यहाँ पे फोर्थ इंपोर्टेंट जो है एक रियासत के रूप में ध्यान रखिएगा। 1856 में जो है अवध को या अवध पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। ऑप्शन 1 सही आंसर हो जाएगा। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लेके कौन आया था? ये भी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, तो डलहौजी इसको लेके आया था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ध्यान रखिएगा, डलहौजी इसे लेके आया था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। और समय की घटनाओं के साथ इनको याद किया जा सकता है। डलहौजी के समय की महत्वपूर्ण घटना 1853 में भारत में पहली रेलगाड़ी का चलना था। ये भारत में रेलगाड़ी का जनक इसे माना जाता है, ट्रेन सेवा। चलिए आगे बढ़ जाइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऋग्वेद डैश सूक्तों का संग्रह है। ऋग्वेद से पेपर में क्वेश्चन पूछेगा, बताइएगा सबसे प्राचीन वेद जो है वो कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है वो भारत का सबसे प्राचीन वेद है। भारत का सबसे पहला जिक्र किस वेद में मिलता है? तो भरत के नाम से ही भारत का नाम पड़ा, तो इसका जिक्र जो है सबसे पहले ऋग्वेद के 3 और 7वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद में टोटल मंडल अगर आप सबसे पूछ रहा है तो ऋग्वेद में टोटल मंडल कितने हो जाएंगे? 10 जो है वो टोटल मंडल हो जाएंगे ऋग्वेद में, ये भी ध्यान रखना आप सबको। और जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है कुल सूक्त जो है मंत्र टोटल कितने थे, तो यहां से सही आंसर क्या हो जाएगा? 1028 कुल सूक्त थे। इसी तरीके से कुछ वेद अगर आप सबसे पूछे भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक यज्ञ से संबंधित कौन सा हो गया है? तो इसी संगीत से आप ध्यान रख सकते हैं सामवेद जो है, सामवेद भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और इसी यह से ध्यान रख सकते हो यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद यज्ञ से या यज्ञ में उपयोग होने वाले मंत्रोच्चारण से संबंधित हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। और ऋग्वेद से एक और क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र जो है वो किस वेद से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से ही लिया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष किया था? कांग्रेस से तो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। पहला, कांग्रेस का गठन जो है वो कब हुआ था? और दूसरा, कांग्रेस का विभाजन कब होता है? और तीसरा, जैसे ये लखनऊ समझौते वाला हो गया है, इसमें कांग्रेस वापस भी मिल जाती है, गरम दल और नरम दल, और साथ में मुस्लिम लीग भी इसके साथ आ जाती है, मुस्लिम लीग। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता, इसे लखनऊ पैक्ट कहा जाता है, तो ये किस वर्ष किया गया था? 1916, 14, 10 और 12। सही आंसर होगा 1916 में जो है लखनऊ समझौता किया गया था। इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष अगर आप सबसे पूछे लखनऊ पैक्ट के समय, तो अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। ये नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं, अंबिका चरण मजूमदार जो हैं वो इसके अध्यक्ष थे। अंबिका चरण मजूमदार कांग्रेस के समय अध्यक्ष थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हाँ, ये भी ध्यान रखोगे गठन कब होता है? तो 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का गठन हुआ था। उस समय कुल 72 डेलीगेट या सदस्य थे जिन्होंने कांग्रेस के पहले सेशन में शामिल हुए थे। WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो हैं कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हुए थे। और इस अध्यक्ष कहाँ पे हुआ था ये अधिवेशन? तो बंबई में ये अधिवेशन हुआ था। विभाजन जो है वो 1907 में कहाँ पे? सूरत के अधिवेशन में होता है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त के रक्षक शाही जुलूसों के दौरान सोने और चांदी से सजाए गए डैश की सवारी करते थे। मेगास्थनीज, पहले पेपर में क्वेश्चन पूछा, मेगास्थनीज की बुक कौन सी थी जिसमें मौर्य वंश या भारत का जिक्र मिलता है? तो इंडिका पुस्तक थी। मेगास्थनीज किस एक यूनानी राजदूत हुआ?
मेगास्थनीज। और किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में भारतीय समाज को कितने वर्णों में विभाजित किया? तो आंसर होगा 7 वर्णों में भारतीय समाज को जो है विभाजित किया था, ये भी ध्यान रखना है। और इसी के अनुसार चंद्रगुप्त के रक्षक या शाही जुलूसों के दौरान सोने और चांदी से सजाए गए किसकी सवारी करते थे? हाथियों की सवारी करते थे, ये ध्यान रखना है। और चंद्रगुप्त के समय में चाणक्य बहुत महत्वपूर्ण था। कौटिल्य चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से इसको जाना जाता है, जिसने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराने में जो है चंद्रगुप्त मौर्य की मदद करी थी। इसने भी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम आप सबको पता होना चाहिए, अर्थशास्त्र। और हालांकि दिखने में लगता है कि इकोनॉमी की बुक है, लेकिन पेपर में आता है राजनीति की बुक हो गई है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद हम लोग निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक अबुल कलाम आजाद, सैयद अहमद खान, खान अब्दुल गफ्फार खान या मोहम्मद अली जिन्ना? मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, खान अब्दुल गफ्फार खान जो हैं वो खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे। समय रहा 1929 का, 1929 का। खान अब्दुल गफ्फार खान जो हैं फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं। फ्रंटियर गांधी, हिंदी में कह देते हैं सीमांत गांधी। सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता था। पहले विदेशी थे, फर्स्ट फॉरेनर, पहले विदेशी जिनको भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। कहां से थे? पाकिस्तान से थे। तो इन्होंने जो है 1929 में खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट है, चोल काल के दौरान मोवेंद्वेलन और अरैयार डैश की उपाधियां होती थी। मोवेंद्वेलन और अरैयार ये किन की उपाधियां होती थी? राजा के पुत्र, धनी भूस्वामी, सेना का सेनापति या राजा के मंत्री। तो ये जो उपाधियां होती थी ये जो बड़े जमींदार होते थे उनको दी गई थी, या धनी भूस्वामी या जमींदारों को भी मिल सकता है आपको ऑप्शन। तो जो बड़े भूस्वामी या बड़े जो जमींदार होते थे उनको चोल काल के दौरान जो है मोवेंद्वेलन और अरैयार जैसी उपाधियां दी गई थी। यानी मोवेंद्वेलन का मतलब जैसे 3 राजाओं की सेवा करने वालों से संबंधित हो गया है, मतलब कुछ प्रमुख के रूप में थे ये। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक हुआ था? मौर्य साम्राज्य में 4 ही शासकों के नाम आप सबको पढ़ के आने, जैसा पहला चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो कौन था? वो फाउंडर था, ये संस्थापक हुआ। समय क्या रहा? 322 ईसा पूर्व का। उसके बाद राजा बनता है बिंदुसार। ये कब राजा बनता है? चंद्रगुप्त मौर्य 322 से लेकर 298 तक राजा रहता है। इसकी मृत्यु कर्नाटक के स्वर्ण बेलगोला में होती है। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से लेके 269 ईसा पूर्व तक राजा रहता है। उसके बाद उसका बेटा अशोक राजा बनता है 269 बीसी में। और अशोक के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग युद्ध था। कलिंग युद्ध जो है इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। और अंतिम शासक जो रहा वो बृहदर्थ अंतिम शासक रहा। समय क्या रहा? 185 ईसा पूर्व का। 137 सालों तक जो है मौर्य वंश का शासन रहा मगध के ऊपर। तो मगध सबसे इंपॉर्टेंट जनपद था, सबसे धनी, सबसे समृद्ध आप इसे कह सकते हैं। पाटलिपुत्र या राजगृह इसकी राजधानी हम लोग पढ़ के आते हैं, अलग अलग समय में राजधानियां रही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह डैश में हुआ था? 1905 में, 1910 में, 1918 में और 1915 में। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह। बस्तर जो है अभी हम लोग पढ़ के आते हैं कहां पे? छत्तीसगढ़ में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप सब आर्ट एंड कल्चर में पढ़ के आए हैं तो बस्तर दशहरे का आयोजन किया जाता है। और बस्तर दशहरा कितने दिन तक चलता है? तो 75 दिन तक चलने वाला सबसे बड़ा भारत का उत्सव हो गया है। 75 डेज तक चलता है बस्तर दशहरा। और छत्तीसगढ़ का ये एक फेस्टिवल या फेयर आप इसे कह सकते हैं। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? मध्य भारत में। और समय क्या रहा था? 1910 का। तो बस्तर विद्रोह अगर पूछेगा तो ये कब हुआ था? 1910 में जो है बस्तर विद्रोह हुआ था। एक आदिवासी विद्रोह था ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। और अगर पूछे इस विद्रोह का नेतृत्व किसने करा था? नेतृत्व अगर आप सबसे पूछेगा तो आंसर होगा गुंडाधर, जो कि धुरवा जनजाति से संबंध रखते थे, उन्होंने इसका नेतृत्व करा था।
जैसे मुंडा आ जाएगा, मुंडा विद्रोह तो बिरसा मुंडा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सुंग वंश का पहला शासक हुआ था? तो जो बृहदत्त हम लोग अभी पढ़ के आए थे उसी का ही सेनापति था पुष्यमित्र सुंग। तो नाम देख लीजिएगा, परममित्र, पारसमित्र, पशुपतिनाथ, सब में सुंग तो लगा ही हुआ है। पुष्यमित्र सुंग जो है ये सुंग वंश का पहला शासक हुआ था 185 ईसा पूर्व। मगध पर एक नए राजवंश की स्थापना इसने करी थी जो कि सुंग डायनेस्टी के नाम से जाना गया था। बृहदत्त जो कि किसका अंतिम शासक हुआ था? मौर्य वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट पे आते हैं, अशोक घोष जिसने बुद्ध चरित्र की रचना करी किसके दरबार में रहता था? अशोक घोष। अशोक घोष ने बुद्ध चरित्र की रचना करी थी, इसे बौद्धों की रामायण भी कहते हैं। बौद्धों की रामायण नाम बुद्ध चरित्र की रचना किसने करी थी? तो अशोक घोष ने करी थी। इसके समय की एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना है कि इसके समय में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किया जाता है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल मतलब चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। चौथी बौद्ध संगीति, इसका आप सब ध्यान रख सकते हैं। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल किसके समय में होती है? तो ये अशोक के समय में होती है। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल किसके समय में होती है? तो ये कालाशोक के समय में होती है। और फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो किसके समय में होती है? तो ये हर्यक वंश का शासक हुआ था बिंबिसार, अजातशत्रु। बिंबिसार तो इस वंश का संस्थापक था। अजातशत्रु जो अपनी जात का शत्रु, जिसने पिता को मारकर हत्या करके जो है जो गद्दी पर बैठा था। तो ये 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हैं। तो सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? कनिष्क। कनिष्क के समय में जो है चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल होती है और कनिष्क के दरबार में ही था अशोक घोष जिसने बुद्ध चरित्र की रचना करी है। और कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। और इसके वंश की स्थापना कौन करता है? तो कुजुल कडफिसेस। कुजुल कडफिसेस जो है इस वंश की स्थापना करता है। कुजुल कडफिसेस जो है कुषाण वंश की स्थापना करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। फिर इसके बाद 1867 में बंबई में किस संस्था की स्थापना होती है? 1867 में बंबई में किसकी स्थापना हुई थी? पहला ऑप्शन है प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, युवा बंगाल आंदोलन और रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना तो 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना करी थी। जबकि प्रार्थना समाज की स्थापना बंबई में की गई थी। 31 मार्च 1867 को जो है इसकी स्थापना होती है। और कौन करते हैं? तो इसमें नाम आप सब ध्यान रख सकते हो। MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा जो इसकी स्थापना की जाती है। आत्माराम पांडुरंग का नाम भी आता है, वो भी ध्यान रख सकते हो। आत्माराम पांडुरंग ने इसकी भी स्थापना करी थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। फिर इसके बाद संथाल नामक जनजातीय समूह डैश में बगावत कर दी थी। तो संथाल एक जनजातीय समूह था या जिसने विद्रोह किया था, तो इसको संथाल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है कि संथाल विद्रोह जो है वो कहाँ पे हुआ था। इससे पहले हम लोग ऊपर पढ़ के आए थे बस्तर विद्रोह। आपको ध्यान होगा ये धीरे धीरे करके सब आप सबसे पेपर में पूछे जा चुके हैं। देखना ही है कि किसकी शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। बस्तर विद्रोह 1910 के समय की बात है। और यहाँ पे पूछा आप सबसे संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह जो है ये संथाल जनजाति के द्वारा किया गया था। समय था 1855 का। तो 1855 में इस विद्रोह की शुरुआत होती है। तो इसमें नाम भी आता है कि संथाल विद्रोह किसने करा था। तो सिद्धू और कान्हू का नाम आता है। असल में तो 4 भाइयों के द्वारा किया गया था, नहीं तो पेपर में आपको सिद्धू व कान्हू के द्वारा जो है वो किस विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। ये कब होता है? तो ये 1855 में जो है ये विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। 3 विद्रोह यहाँ से आप सबने अभी ध्यान कर लिए हैं। संथाल विद्रोह जो है वो 1855 में सिद्धू व कान्हू के नेतृत्व में होता है। बस्तर विद्रोह पहले पढ़ के आ चुके हैं, ये 1910 में बस्तर विद्रोह होता है। धुरवा जनजाति के जो हैं गुंडाधुर ने इसका नेतृत्व करा था। और मुंडा विद्रोह जो है बिरसा मुंडा के नेतृत्व में झारखंड में होता है। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? 1919 का साल भारत के लिए काफ़ी खास रहा था, या यूँ कहें कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था। जैसे सबसे पहले तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये कब होता है? 1919 में होता है। दूसरा 1919 में ही जो है वो रॉलेट एक्ट आता है।
1919 में क्या आता है दोस्तों, रॉलेट एक्ट, ये भी 1919 की घटना है। और रॉलेट एक्ट से आपको ध्यान रखना है कि ये महात्मा गांधी का पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। इस नाम को बार बार इसीलिए आप सबको इस पे जोर दे रहा हूं कि ये पेपर में आया है कि महात्मा गांधी का पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन कौन सा था, तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी ने पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन करा था। तीसरी घटना जो है खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन जो है ये भी कब होता है, ये भी 1919 में होता है। चौथा क्वेश्चन बनता है हंटर कमीशन, हंटर कमीशन का गठन जो है या हंटर आयोग या हंटर कमीशन ये कब किया गया था, तो ये भी 1919 में ही था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच पड़ताल के लिए अंग्रेजों ने एक कमीशन आयोग बनाया था, वो हंटर कमीशन था, तो ये भी ध्यान रखना है। आगे चलकर हंटर कमीशन पे पेपर में क्वेश्चन आपको दिखेगा कि ये एजुकेशन यानी शिक्षा पर भी बनाया गया था। पेपर में पूछा गया कि हंटर कमीशन किससे संबंधित था, जैसे मेघालय की नीति किससे संबंधित थी, वुड डिस्पैच जो है वो किससे संबंधित था। तो ध्यान रखना है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, ये पंजाब में हुआ 1919 में, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। डायर ने जो है निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। अब इसी का बदला लेने के लिए लंदन पहुंच जाता है सरदार उधम सिंह। तो उधम सिंह ने भी जो है जनरल डायर की हत्या कर दी थी गोली मारकर। समय क्या रहा था, ये ठीक 1 महीने पहले 13 मार्च 1940 को जो है हत्या कर दी थी। और अभी पेपर में क्वेश्चन बना कि उधम सिंह को जो फांसी दी गई थी वो कहां पे दी गई थी, तो उधम सिंह को फांसी पेंटन विलेज जेल में फांसी दी गई थी। पेंटन विलेज जेल में उधम सिंह को फांसी दी गई थी। समय रहा था जुलाई का 31 जुलाई 1940 को जो है उधम सिंह को फांसी दी गई थी। तो ये भी ध्यान रखना है, यानी डायर ने गोलियां चलवाई थी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, उसके बाद डायर लंदन जाता है। उधम सिंह इसी का बदला लेने के लिए लंदन पहुंचते हैं और 13 मार्च 1940 को जो है उधम सिंह गोली मारकर डायर की हत्या कर देते हैं। वहीं पर ही उधम सिंह को जो है पकड़ा जाता है और 13 मार्च 1940 को जो है 13 मार्च 1940 को लंदन में उधम सिंह डायर की हत्या करते हैं। पेंटन विलेज जेल में जो है उधम सिंह को फिर फांसी दे दी जाती है। तो ये भी पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डैश जो कनिष्क के दरबार में रहते थे ने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना की थी, यानी जिसको बोधों की रामायण भी कहा जाता है। जो कनिष्क के दरबार में रहते थे और बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना करी थी। पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ चुके, लेकिन पहले पूछा था अलग तरीके से कि अशोक घोष ने किसकी रचना करी है, तो बुद्ध चरित्र की रचना अशोक घोष ने करी थी। इसे बोधों की रामायण के नाम से भी जाना जाता है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन जो है नागार्जुन को कहा गया है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से संबंध, और एक व्यक्ति का नाम आप सब यहां से देख सकते हैं, वसुमित्र। वसुमित्र ने जो है महाविभाष सूत्र की रचना करी है। महाविभाष सूत्र की रचना वसुमित्र ने करी थी। नागार्जुन, अशोक घोष और वसुमित्र तीनों ही कनिष्क के समय के हैं, कनिष्क के दरबार में रहते थे। और कनिष्क किस वंश का शासक था, तो ये कुषाण वंश से संबंधित था, कुषाण डायनेस्टी से संबंधित था कनिष्क। और महाविभाष सूत्र जो है इसे बौद्ध धर्म का या बौद्धिस्ट फिलोसफी का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, महाविभाष सूत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीनों यहां से ध्यान रखने हैं। बुद्ध चरित्र की रचना अशोक घोष ने करी थी। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन हो गया है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और वसुमित्र महाविभाष सूत्र की रचना, तीनों कनिष्क के दरबार में थे। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले डैश कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी, यानी पाटलिपुत्र पहले मगध की राजधानी थी। आज पाटलिपुत्र आधुनिक बिहार का पटना हो गया है और ये राजधानी थी। इससे पहले राजधानी जो है वो कहाँ थी, राजगृह, सारनाथ, उज्जैन और तक्षशिला। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, राजगृह जो है पहले राजधानी थी। और इसको राजधानी हम लोग ध्यान रख सकते हैं क्योंकि सबसे पहले मगध के ऊपर हम लोग कौन सा वंश पढ़ के आते हैं, तो हर्यक डायनेस्टी, हर्यक वंश। इस वंश का दूसरा नाम भी है, इसको पितृहर्ता वंश के नाम से भी जाना गया, जो पिता की हत्या करके राजा बनते थे, पितृहर्ता वंश के नाम से। और इसका संस्थापक कौन हुआ था, तो बिंबिसार जो इसका संस्थापक था, बिंबिसार। और कैपिटल जो थी वो क्या थी, राजगृह। ये भी कहाँ पे है, बिहार में। ये भी आप यहां से ध्यान रखेंगे, बिहार में जो पहले राजधानी थी। और अजातशत्रु जो बिंबिसार के बाद शासक बनता है, उसने जो है जैसा कहा ना पितृहर्ता की शुरुआत करी थी, तो ये भी ध्यान रखना है, अजातशत्रु। ये राजधानी को लेके चलता है, राजगृह से पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र का निर्माण करवाया था। चलिए ये हमारा यहाँ तक 30 क्वेश्चन के साथ आज का यहीं पे टॉपिक को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा। आप सबको आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।